डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, आप लोगों को पता है कि हमने जो है DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर मैं लेक्चर लाया हूं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर ही हमारा गालिबन तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह मौजूद है। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर हमारे पास मौजूद है 03। इसको हम डिस्कस करेंगे और आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हमारे पास क्या आएगा और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड का जो कंटेंट यूज़ हो रहा है KPK के बोर्ड का कंटेंट है या इसके अलावा दूसरे जो बोर्ड से कंटेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर या किसी दुनिया कोनों के अंदर, तो वो इस नॉमेनक्लेचर में कौन सी बातें करती हैं। एक मसला जो है इस हमारे बोर्ड के कंटेंट का जो लगा हुआ है, जो इसके अलावा नॉमेनक्लेचर देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, उनमें जो मसाइल हैं, बहरहाल उनके मसाइल हैं या हमारे मसाइल हैं, अक्सर इख्तलाफात ज़्यादातर रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक जो मसला है उसको भी हम तफसीलन डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए कोशिश करें कि हाथ में कलम ले लें, रजिस्टर ले लें और जो बातें लिखवाते जा रहा है उसको साथ साथ नोट करते जाएँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या क्या है। सबसे पहला जो रूल हमारे सामने मौजूद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में, जो सबसे पहला रूल डिस्कस किया गया है वो ये है कि आम तौर पर जिस तरह देखा गया है कि आपके पास एक कंपाउंड है जैसे NaCl, मिसाल के तौर पर NaCl एक कंपाउंड है। हम जब इसको नाम देते हैं ना, तो हम इसका नाम लिखते हैं, इसका ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। क्योंकि साल्ट्स हैं, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कोऑर्डिनेशन साल्ट्स हमारे पास साल्ट्स थे, हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स थे, डबल साल्ट थे और ये कोऑर्डिनेशन साल्ट्स होते हैं। तो जिस तरह साल्ट को नाम दिया जाता है, नेमिंग ऑफ साल्ट्स, पहले आप पॉजिटिव आयन को लिखते हैं और उसके बाद आप नेगेटिव आयन को लिखते हैं। तो नेमिंग के अंदर जब आप ये नाम देते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। नाम क्या आता है? सोडियम और क्लोराइड। आपकी किताब ने जो सबसे पहला रूल बांधा है वो इस किस्म का है कि आप जिस तरीके से साल्ट्स को नाम देते हैं ना, साल्ट को, और साल्ट को नाम देने में आप पॉजिटिव आयन को सामने रखते हैं और उसके बाद नेगेटिव आयन को नाम देते हैं। पहले पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन होता है और उसके बाद जो है नेगेटिव आयन को नाम दिया जाता है। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप नाम देंगे ना, तो सबसे पहले आपने नेम देना है पॉजिटिव आयन को और फिर नेगेटिव आयन को नाम देना है। तो नेम के लिए सबसे पहला जो रूल हमारे सामने आ रहा है, जस्ट लाइक अ साल्ट, जस्ट लाइक अ नॉर्मल साल्ट, जस्ट लाइक अ नॉर्मल साल्ट, जिस तरह के नॉर्मल साल्ट होता है उसको जब हम नेम देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द positive part, first of all name the positive part of the salt, salt का positive part को नेम दें and then the name given to negative part ऑफ द साल्ट। फिर आपने साल्ट के नेगेटिव पार्ट को क्या करना है? नाम देना है। तो देखिए सबसे पहला रूल आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड NaCl को नाम दिया गया है। NaCl को नाम किस तरह दिया गया है कि हमने सबसे पहले नाम किसको दिया? पॉजिटिव पार्ट को, और उसके बाद हमने नाम दिया है नेगेटिव पार्ट को। तो ये सोडियम और ये क्लोराइड। तो सिंपल सा रूल है। इसी रूल की बुनियाद के ऊपर आपने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने हैं। तो आपके सामने मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाता हूं और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नाम देते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके पास लगा हुआ है उसको देखें, CrNH3 ये पॉजिटिव स्फीयर आपके सामने मैंने लिख दिया है और इसके साथ लगा हुआ है NO3 होल 3, NO3 होल 3 आपके पास लगा हुआ है।
तो देखिए ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने मैंने लिखा है और आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम देना चाहते हैं। तो याद रखें ये जो हमारे पास पार्ट आ रहा है ये पार्ट, अब इसको मैंने नाम दिया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर आपको याद हो इसको मैंने नाम दिया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दिया था। और यहाँ पर इसको मैंने नाम दिया था काउंटर आइन, इसको मैंने नाम दिया था काउंटर आइन। उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा काउंटर आइन। अब ये पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट है इस साल्ट का ये पहला हिस्सा पॉजिटिव पार्ट है और ये हिस्सा नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पर पहला नेम इसको देंगे पॉजिटिव पार्ट को, फिर हमने इसको नाम देना है। तो इसको आपने थोड़ा सा चेक करना है, नाम आपने देना है। अब इसके नाम के लिए आपने सबसे पहला यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर आप देखेंगे ये क्रोमियम है, इसके साथ 6 NH3 अटैच है। आपने पहले इसको नाम देना है। तो आपके पास 6 एमोनिया अटैच है, 6 हमारे पास क्या है एमोनिया अटैच है। तो आपने सबसे पहले जब इसको नाम देना है, नेम देना है, तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले नेम लाइगेंड्स को दें। सबसे पहले नेम किसको दें? लाइगेंड्स को। तो आपके पास क्या आ जाएगा हेक्सा एमाइन। सबसे पहले आपने नाम जो है इस लाइगेंड्स को देना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपने सबसे पहले नाम देना है लाइगेंड्स को। ये इसको नाम दिया जाता है लाइगेंड्स, मैंने समझा चुका हूँ, इससे पहले लेक्चर को ज़रूर चेक करें, मैं लाइगेंड्स के ऊपर तफसीरन बात कर चुका हूँ। सबसे पहले नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नाम किसको देना है? लाइगेंड्स को। तो आपने नाम दिया हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन। अब सेंट्रल मेटल एटम, ये मेरे पास क्या है सेंट्रल मेटल एटम। पहले लेक्चर को ज़रूर चेक करें, हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ केमिस्ट्री वाला लिखें, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें, यूट्यूब पे जाकर इंशाल्लाह मिल जाएगा। 12 प्लेलिस्ट तैयार है, उसको ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल पहले कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पॉजिटिव है एंड है, इसमें आपने नाम पहले देना है लाइगेंड्स को हेक्सा एमाइन। उसके बाद आपने नाम देना है सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम जो है आपके पास Cr है, तो आप इसको नाम दे देंगे क्रोमियम। क्रोमियम क्या नाम दे देंगे? क्रोमियम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है आपके पास क्रोमियम मौजूद है, तो आपने नाम दे दिया है क्रोमियम को। अब रूल क्या कहता है कि आप इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। क्या लिखो? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखने का तरीका क्या है कि इस साल्ट को यहाँ से तोड़ें, ये यहाँ से टूटे, तोड़ दें इसको। तो यहाँ देखिए आपको मैंने समझाया था कि ये जो NH3 है ये न्यूट्रल लाइगेंड्स है, इस चीज़ को याद रखें। NH3 हमारे पास कौन सा लाइगेंड्स है? न्यूट्रल लाइगेंड्स है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0 होगा। यहाँ पर चेक करें NO3 जो है NO3, इसका हमारे सामने नफ़ी 1 एक के लिए आता है। NO3 एक के लिए हमारे पास कितना आता है? नफ़ी 1 ये, और 3 NO3 के मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, तो ये हो जाएगा नफ़ी 3। रिज़ल्ट 0 लाना है। रिज़ल्ट क्या लाना है? 0। ये तो 0 हो गया। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? +3। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइगेंड्स है, सॉरी लाइगेंड्स है, काउंटर आइन जो हमारे पास मौजूद है, इसका ऑक्सीडेशन सेट नफ़ी 1 है एक के लिए, 3 के लिए नफ़ी 3 हो जाएगा। रिज़ल्ट 0 लाना है। ये तो ऑक्सीडेशन सेट 0 शो करता है, न्यूट्रल लाइगेंड्स है। ये क्या शो करेगा? +3, ताकि नफ़ी 3 और +3 एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें। रिज़ल्ट क्या है? 0। तो यहाँ पर आपके पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है, तो आपने जो लैंग्वेज है यहाँ पर ये यूज़ करके 3 लगा देना है। यानी आपने 3 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबरल में लिखना है। ये क्या है? रोमन नंबरल हमारे पास मौजूद है, आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एंड को नाम देना है, और वो पॉजिटिव एंड में आपके पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले इसको नाम दें लाइगेंड्स को। तो लाइगेंड्स का नाम मैंने क्या लिखा? हेक्सा एमाइन। क्योंकि 6 एमोनिया थे तो मैंने क्या लिखा? हेक्सा एमाइन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम
का नाम मैंने दिया क्रोमियम, क्रोमियम, और उसके बाद मैंने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। ये पॉजिटिव एंड आपके पास आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड का नाम दिया था, अब ये जो एंड आपके सामने आ चुका है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आपने दे रखा है, और ये आपके पास एंड आ रहा है पॉजिटिव एंड। अब काउंटर आयन नेगेटिव एज को नाम दें। NO3 को नाम दिया जाता है नाइट्रेट, NO3 को नाम दिया जाता है नाइट्रेट। अब आप यहाँ पर नाइट्रेट लिख कर दे दें, नाइट्रेट NITRATE। नाइट्रेट में कितने मालिक्यूल मौजूद हैं? 3। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको याद रखें। नाइट्रेट में जितने मालिक्यूल हैं 3 हैं 4 हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पास पहले कंपाउंड का नाम आ चुका है, तो आपने ये रूल फॉलो करनी है। तो ये जो कंपाउंड मैंने दिया है, इन दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड मैंने आपको दिया है, इस कंपाउंड में, इन दिस कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम द पॉजिटिव पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम किसको दें? पॉजिटिव पार्ट को दें, विच इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विच इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पर पॉजिटिव पार्ट हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको मैं CF से लिख रहा हूं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे लिख रहा हूं? CS से लिख रहा हूं। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम to ligands, give the names to ligands with the numbers। बताएं लाइगेंड्स के नाम के साथ नंबर बताएं। कितने लाइगेंड्स हैं? 6 लाइगेंड्स हमारे पास हैं विद नंबर्स, एंड देन गिव द नेम टू सेंट्रल मेटल एटम। CMA से मुराद क्या है? सेंट्रल मेटल एटम को नाम दे, क्रोमियम को, विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करें इन पैरेंथेसिस। किस में मेंशन करें? ब्रैकेट के अंदर। पैरेंथेसिस से मुराद क्या है? जो ब्रैकेट मैंने डाली है, ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर इसको मेंशन करें। सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करें इन पैरेंथेसिस इन रोमन नंबरल। रोमन नंबरल यानी रोमन के जो नंबर है, ये 3, 4, 5 जो रोमन के जो नंबर लिखते हैं, उस नंबर में आपने इसको क्या करना है? लिख देना है। एंड देन, यहाँ उम्मीद है इधर, यहाँ, एंड देन गिव द नेम टू नेगेटिव पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो आपने नेगेटिव पार्ट को नाम देना है। देन द नेम गिव टू नेगेटिव पार्ट। बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो देखिए पहला कंपाउंड आपके सामने बन चुका है, तो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको आपने जो है नेम दे दिया, और नेम के साथ जो है जो थ्योरी साथ लिखनी थी वो भी लिख ली। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ना, बहुत सारे रूल्स आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। तो आपने देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम भी दे दिया है, और साथ काउंटर आयन को भी नाम दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के नाम में मैं चेंज नहीं लाया। बाज़ औक़ात हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम में चेंज लाएंगे, लेकिन उस वक्त जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो। तो यहाँ पर इस रूल को याद रखें, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव हो ना, नो नीड टू चेंज द नेम, नो नीड टू चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के नेम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से नोट करें।
अब आपके पास एक कंपाउंड मैंने दिया है और उसमें आपने 5 से 6 रूल्स को देख लिया है। तो कंपाउंड आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले लाइगेंड्स को नाम दें। लाइगेंड्स 6 हैं, तो आपने नाम दिया हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन। उसके बाद जो है आपने क्रोमियम नाम दे दिया, और उसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आपने लिख लिया रोमन्स में, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, और उसके बाद नेगेटिव एंड को आपने नाम दिया नाइट्रेट। नाइट्रेट के काउंटर आयन जितने भी हों, काउंटर आयन के नंबर को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो आपने पहला रूल के साथ ही बहुत सारे रूल आपने डिस्कस कर लिए और देख लिए। अब जल्दी से इसको नोट करें ताकि हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जा सकें। हमारा डस्टर कहाँ पर है, हम डस्टर को देख लेते हैं। ये है हमारा डस्टर, ये पड़ा हुआ है। जल्दी से नोट कर लें इसको, शाबाश शाबाश, नोट कर लें इसको जल्दी से, शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें इसको, शाबाश। मैं साइड पर हो गया हूँ, अब इसको नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। इसी कंपाउंड में दूसरी मिसाल को हम देखते हैं। इसको उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड लिखते जाएंगे और कंपाउंड के साथ ही हम रूल को भी डिस्कस करते जाएंगे। और एक इख्तलाफ जो है, जो मसला है हमारा KPK बोर्ड कंटेंट्स के अंदर और दूसरे बोर्डों के साथ, तो बहरहाल उसको भी हल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बहरहाल यहाँ इसको नोट रखते, याद रखें इस पर एक लेक्चर नहीं आएगा, हो सकता है 2 लेक्चर बन जाए, हो सकता है 3 लेक्चर बन जाएँ। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 2 भी बन सकते हैं, 3 भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ, इस पर जो है हमारे 3 लेक्चर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास मौजूद है PTCl6, PTCl6। ये उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, PTCl6, और साथ लगा हुआ है पोटाशियम K2। अब ये एक कंपाउंड आपके सामने मौजूद है। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि पहले नाम पॉजिटिव एंड को दें और फिर नाम नेगेटिव एंड को दें। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में आप चेक करें, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो ब्रैकेट में बंद है, ये साल्ट की कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास मौजूद है। और ये आपके पास काउंटर आयन है, काउंटर आयन आपके पास मौजूद है। अब आप इसको नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ काउंटर आयन, ये एंड जो है ये पॉजिटिव एंड है। अब ये कोऑर्डिनेशन एंड जो है आपके पास नेगेटिव एंड है। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ें इधर से, तो ये एंड पॉजिटिव रहेगा और ये एंड नेगेटिव रहेगा। साल्ट जब भी आप लिखते हैं तो साल्ट के अंदर पहला एंड पॉजिटिव होता है, साल्ट के अंदर पहला एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड नेगेटिव होता है। तो चूँकि साल्ट ही है, कोऑर्डिनेशन साल्ट ही है, इस वजह से यहाँ पर एक काउंटर आयन इस बार पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपने पॉजिटिव एंड को नाम देना है। तो रूल आपसे क्या कहता है कि नेम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ साल्ट। जो साल्ट है उसके पॉजिटिव पार्ट को नेम दें। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ये आ रहा है, तो आप सबसे पहले नाम लिख दें पोटाशियम, POTASSIUM। काउंटर आयन के साथ मैंने रूल समझाया है कि इसके साथ जो एटम लगे हुए हैं तादाद, उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें, इन काउंटर आयन, काउंटर आयन, जो हमारे पास काउंटर आयन मौजूद है, काउंटर आयन में याद रखें इस चीज़ को, द नंबर्स, द काउंटर आयन, द नंबर बीन मेंशन is not necessary। जो नंबर हमारे पास काउंटर आयन मौजूद है, द नंबर बीन मेंशन इज नॉट नेसेसरी। आपके पास जो है काउंटर आयन के जो नंबर दिए गए हैं, ये आपके सामने, ये काउंटर आयन जो है नंबर जो दिए गए हैं, इनको मेंशन करना जो है ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने सिर्फ पोटाशियम लिखा,
सिर्फ क्या लिखा, पोटाशियम। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम दें, नेगेटिव एंड को नाम दें, और नेगेटिव एंड जो है हमारे पास जो है काउंटर आयन नंबर, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को नाम दे दिया, और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट क्या था, इन दिस कंपाउंड, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इन दिस कंपाउंड द काउंटर आयन is a पॉजिटिव पार्ट। काउंटर आयन जो हमारे पास है ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ साल्ट है। तो हमने इस वजह से पहले नाम इसको दिया। अब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपने नाम देना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लाइगेंड्स को नाम दे। ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये आपके पास लाइगेंड है, या लिगेंड्स के जो आपकी मर्जी है, जिसने प्लेटिनियम को जो है घेरा हुआ है और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये लाइगेंड्स है। तो सबसे पहले आपने लाइगेंड्स को नाम देना है। किसको नाम देना है, लाइगेंड्स को। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लाइगेंड्स को नाम दें, लाइगेंड्स को। तो यहाँ पर इसके साथ आएगा, लाइगेंड्स 6 हैं, तो आप साथ लिख लें हेक्सा। अच्छा, यहाँ पर याद रखें ये क्लोरीन है, क्लोरीन CHLORINE। यहाँ पर इसको क्लोरीन नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास लाइगेंड्स नेगेटिव है, ये 1 के लिए नफी 1 है, 6 के लिए नफी 6 हो जाएगा क्लोरीन। अगर लाइगेंड्स नेगेटिव है तो क्लोरीन को आप क्लोरीन की जगह क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो आप याद रखें, इफ़, इस रूल्स को देखें, इफ़ लाइगेंड इज अजान आ चुकी है, अजान के बाद इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो अजान ख़त्म हो चुकी है, तो अजान के बाद देखें ना, तो हमने यहाँ पर जो है इसको जो नाम दे रखा है ना, आप थोड़ा इसको चेक करें। तो यहाँ पर ये क्लोरीन है। तो हमारे पास जब आपके पास लाइगेंड्स जो है, लाइगेंड्स, ये लाइगेंड्स जो हमारे पास मौजूद है, ये अगर नेगेटिव है, हमारे पास नेगेटिव आयन है, तो उस वक्त इसके लिए हमने क्लोरीन की बजाय क्लोरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास इफ़ लाइगेंड्स इज़ अ नेगेटिव, अगर हमारे पास लाइगेंड जो है ये नेगेटिव है, इफ़ लाइगेंड इज़ नेगेटिव, देन चेंज द नेम ऑफ क्लोरीन इनटू क्लोरो। तो आपने क्लोरीन के नाम को किस में चेंज करना है, क्लोरो में चेंज करना है। तो यहाँ पर हेक्सा, क्लोरीन की बजाय आपने यहाँ पर इसको हटाकर LORINE को हटाकर आपने यहाँ पर O लगा देना है। अब ये नाम ठीक हो जाएगा। अब ये नाम कहलाएगा हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो के नाम से आपके सामने आएगा। तो अब ये पहले आपने इसको नाम दिया है काउंटर आयन के, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट था, तो पोटाशियम, फिर उसका नाम आपके पास ये आ रहा है। इसमें यहाँ पे लाइगेंड्स को नाम दिया हेक्सा क्लोरो। तो रूल आपने पढ़ लिया, इफ़ द लाइगेंड्स इज नेगेटिव देन चेंज द नेम ऑफ क्लोरीन इनटू क्लोरो। इस तरीके से आयोडीन को आयोडो, फ्लोरीन को फ्लोरो, हाँ, ब्रोमीन को ब्रोमो, आपने इस तरीके से नाम को चेंज करना होगा। तो बहरहाल आपके पास ये नाम आएगा, पहले पोटाशियम, फिर उसके बाद हेक्सा क्लोरो का नाम आपने लिख दिया। अब आपने सेंट्रल मेटल एटम को नाम देना है, सेंट्रल मेटल एटम को आपने नाम देना है। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब सेंट्रल मेटल एटम जो हमारे सामने है, यहाँ पर अब ये मौजूद है नेगेटिव स्फीयर में। सेंट्रल मेटल एटम जो है कहाँ पर मौजूद है, नेगेटिव स्फीयर के अंदर मौजूद है सेंट्रल मेटल एटम। पहले पॉजिटिव स्फीयर में था। पॉजिटिव स्फीयर में मैंने रूल लिखवाया है कि सेंट्रल मेटल एटम के नाम में चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम के चेंज करेंगे। जैसे कि इसका अपना नाम प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, पीटी से मुराद प्लेटिनियम है, तो यहाँ हम प्लेटिनियम नहीं लिखेंगे, प्लेटिनियम नहीं लिखेंगे। हमने क्या करना है कि ये IUM को हटाकर इसकी जगह ATE को लगाना है। IUM को हटाकर इसकी जगह हमने क्या लगाना है, ATE। तो आपने यहाँ पर
IUM को हटाकर यहाँ पर लगा दें ATE, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपने इसके नाम को रख दिया प्लेटिनेट। प्लेटिनेट चेक कर लें, शाबाश। तो आपके पास रूल क्या कह रहा है? इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अ नेगेटिव पार्ट, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास नेगेटिव पार्ट में है, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट कौन सा है? नेगेटिव पार्ट है। देन द नेम ऑफ प्लेटिनियम then the name of platinum is a change into प्लेटिनियम था, प्लेटिनेट ATE, प्लेटिनेट में चेंज हो जाएगा। नेम ऑफ प्लेटिनियम, ये स्पेलिंग ठीक करने गलत हो गया, प्लेटिनियम जो नेम आपके पास मौजूद है, प्लेटिनियम N, होए तो गलती हो जाती है ना, प्लेटिनियम। तो जो प्लेटिनियम नेम आपके गलती होगी थोड़ी चेक कर लेना। तो जो प्लेटिनियम नेम आपके पास मौजूद है, इसको चेंज करें प्लेटिनेट में, यानी ATE लगा दें आखिर में IUM की जगह, प्लेटिनेट। तो क्या इफ़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ नेगेटिव, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव एंड है, नेगेटिव पार्ट है साल्ट का, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ नेगेटिव पार्ट ऑफ साल्ट भी लिख लें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। देन द नेम ऑफ प्लेटिनियम इज चेंज इनटू प्लेटिनेट, प्लेटिनियम का नाम किस में चेंज कर देंगे? प्लेटिनेट में। तो यहाँ पर आपने इसके नाम को प्लेटिनियम की बजाय प्लेटिनेट लिखा है। आपको याद है कि मैंने वहाँ पर आपको लिखवाया था, मैंने इस चीज़ को वहाँ पर लिखवाया था पॉजिटिव पार्ट में कि सेंट्रल मेटल एटम के नेम में चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट में आपने सेंट्रल मेटल एटम के नाम को क्या करना है? चेंज करना है। तो प्लेटिनियम की जगह आपने क्या लगा दिया? प्लेटिनेट के लफ्ज़ को लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो आपने लफ्ज़ लिखा है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कैसे निकालेंगे? थोड़े इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लें जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे इसका? यहाँ निकला हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखें, क्लोरीन 1 के लिए नफ़ी 1 है, 6 के लिए नफ़ी 6 होगा, रिजल्ट 0 लाना है एज ए होल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0 लाना है, यहाँ पोटाशियम को चेक करें, पोटाशियम 1 के लिए +1 है, 2 के लिए +2 हो जाएगा। अब आप चेक, ये नेगेटिव है, इसको हटा दें थोड़ा सा। अब यहाँ चेक करें, पोटाशियम 1 के लिए +1 है, 2 के लिए +2 है। यहाँ पर क्लोरीन 1 के लिए नफ़ी 1 है, 6 के लिए नफ़ी 6 है, ठीक है। अब रिजल्ट 0 लाना है, तो रिजल्ट 0 कैसे कब आएगा? जब यहाँ पर प्लेटिनियम को +4 लिख दूँ, प्लेटिनियम को क्या लिख दूँ? +4। जब मैं प्लेटिनियम को +4 लिख लूँगा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, प्लेटिनियम को +4 लिख लूँगा तो मेरे पास क्लियर हो जाएगा ना, ये +4, ये +2, ये नफ़ी 6, काउंटर बैलेंस, रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पर प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 4। तो नाम क्या बचाएगा? पोटाशियम, पॉजिटिव एंड को पार्ट दिया, नाम दिया, फिर नेगेटिव एंड में हेक्साक्लोरो, प्लेटिनियम की जगह प्लेटिनेट, और आखिर में आपने क्या लिख दिया? आपने लिख कर दिया जो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद करके रोमन नंबरल आपने लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आपके सामने आ रही है, जो आप यहाँ से निकाल चुके हैं। तो देखिए, ये हमारे पास समझ लें कि हमारे पास नॉमेनक्लेचर जो है इसका पार्ट 1 आपके सामने आ चुका है, पार्ट 1। तो इंशाल्लाह हम नॉमेनक्लेचर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। 2 कंपाउंड मैंने आज डिस्कस कर लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कंपाउंड लेता जाऊंगा, इस तरह रूल भी साथ लिखवाता जाऊंगा। बस हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें। मैं साइड पर हो चुका हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, तो बहरहाल इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा,
बस आप लोगों से गुजारिश है कि मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज इंशाल्लाह जो हमने नोमेनक्लेचर का स्टार्ट लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 हमने देखा है। इंशाल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। जितने पार्ट आ सकेंगे हम कोशिश करेंगे एक एक कंपाउंड लें, हर कंपाउंड को समझाने के साथ साथ रूल भी डिस्कस करते रहें, और वो रूल जहाँ पर इख्तलाफ है इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट में शायद आ जाए या थर्ड पार्ट में आ जाए या शायद 2 पार्ट बने। बाहर जितने पार्ट बने हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और खूब मेहनत करते रहें।